देखिए, वहाँ पे इंजर्ड या डिसीज्ड को उठा के ले जाने के लिए ना कोई पुलिस थी, ना कोई गाड़ी थी, कोई भी नहीं था। हम 2 वकील उनको उठा के हम हॉस्पिटल पीजीआई में ले गए। फिर मैं आपको बताऊं, रोहतक कोर्ट आज भी सबसे ज्यादा असुरक्षित है। सुरक्षित है। आज भी हमारी कोर्ट ओपन टू इनविटेशन है कि कोई भी आओ वारदात करके चले। ऐसा क्यों? तब तक क्योंकि मैंने देखा अंदर जाके उसमें सांस थी, उसको 14 गोलियां लगी हुई थी। बहुत खतरनाक चीज जो है वो ये हुई थी, जब भी अनूप की पेशी होती थी, जब दिल्ली पुलिस लेके आती थी तो दिल्ली पुलिस एक स्पेशल गार्ड लेके आती थी। उसके अंदर 20-25 बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ आदमी होते थे। जब हरियाणा पुलिस लेके आती थी तो हमारे यहाँ के डीएसपी की ड्यूटी कोर्ट में होती थी। एसएचओ सिविल लाइंस वहाँ मौजूद होता था, उसी एरिया में आती है अपनी स्पेशल गार्ड होती थी। और इनको लाने ले जाने के लिए भी एक स्पेशल गार्ड। बहुत नॉन गैंगस्टर था यहाँ पे, सुंदर टिटोली का जी। दोनों हाथों में पिस्टल ली हुई और दोनों हाथों में एक उसके साथ वो फायर कर रहा है। ऊपर से भी फायरिंग हो रही, मतलब सेकंड फ्लोर से भी और ग्राउंड फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर से, दोनों तरफ से फायरिंग। गैंग वॉर तो स्टार्ट हो गई थी ये 89-88 में। बलराज स्टूडेंट था औरबिंदो कॉलेज दिल्ली का। अनूप रिफॉर्म हो चुका था और उसमें बहुत बड़ा रोल था अपने किरण बेदी जी का। वो उस टाइम डायरेक्ट डीजी होती थी जेल्स की, तिहाड़ जेल उनके अंडर आती थी। वहाँ एक रैगिंग के मामले में इससे स्टैबिंग हो गई और उस लड़के की डेथ हो गई। ये क्राइम के अंदर वहाँ इसका एंट्री हो गई। अदरवाइज ये अनूप भी और बलराज भी पहलवानी करते थे, दोनों पहलवान थे। मैं अनूप बलराज गिरोह का 1993 से वकील था तिहाड़ जेल। मतलब एक गैंगस्टर है, वो विपश्यना करवाता था। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वारदात को लेकर चर्चा करेंगे जो 23 साल पहले रोहतक की कोर्ट में घटी थी। यह घटना थी पहलवान अनूप की। अनूप एक गैंगस्टर थे और दिल्ली में किशन और अनूप की बड़ी लंबी गैंगवार चली और 2003 में रोहतक कोर्ट में गैंगस्टर अनूप पहलवान की हत्या हो जाती है। सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। तो उस घटना के, उस वारदात के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं एडवोकेट प्रदीप मलिक, वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो मलिक साहब से उस दिन जो वारदात हुई थी, जो घटना हुई थी, उसको लेके भी चर्चा करेंगे और गैंगवार कहाँ से पनपी और कहाँ तक पहुंची, इन सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार बातचीत करेंगे। प्रदीप मलिक जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपका बहुत बहुत नया साल मुबारक हो भाई साहब। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा मलिक साहब, जो 2003 में, हम तो छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो रोहतक की कोर्ट में गैंगवार के चलते अनूप पहलवान की हत्या की गई थी। उस हत्या ने पूरे रोहतक में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। आप उस दिन कोर्ट में ही मौजूद थे और उस वारदात के समय शायद प्रत्यक्षदर्शी थे। तो वो घटना कैसे होती है, वो वारदात कैसे होती है, आप उस समय कोर्ट में कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? देखिए भाई साहब, मैं अनूप बलराज गिरोह का 1993 से वकील था। 1993 से? 1993 में मैं फर्स्ट टाइम बलराज की तरफ से पेश हुआ था, जो अनूप का ब्रदर था जी। गैंग ये अनूप बलराज गिरोह के नाम से जाना जाता था। बलराज ने ही इस गैंग को शुरू किया था, बलराज का ही था। जब बलराज इस गैंग को चलाता था तो अनूप साइड लाइन पे था, वो एक्टिव नहीं था, वो सिर्फ नीचे नीचे काम करता। ये शायद 1992 में स्टार्ट हो गई थी गैंग वॉर तो स्टार्ट हो गई थी ये 89-88 में। बलराज स्टूडेंट था औरबिंदो कॉलेज दिल्ली का। वहाँ एक रैगिंग के मामले में इससे स्टैबिंग हो गई और उस लड़के की डेथ हो गई। ये क्राइम के अंदर वहाँ इसका एंट्री हो गई। अदरवाइज ये अनूप भी और बलराज भी पहलवानी करते थे, दोनों पहलवान थे और क्राइम से इनका कुछ वो नहीं था। जेल में जाने के बाद इनका कांटेक्ट हुआ मदन भैया से। उस टाइम मदन भैया एक बड़े प्रोमिनेंट यूपी के, वेस्टर्न यूपी के गैंगस्टर थे।
उनके साथ मिलके इन्होंने फिर एक्सटॉर्शंस और ये सारी चीजें शुरू कर दी थी। बलराज ने। हाँ, बलराज ने। वहां पे बलराज के साथ कृष्ण भी था, जो अब बाद में राइवल हो गया। और इन्होंने लैंड ग्रैबिंग के इन चक्रों के अंदर बहुत से मर्डर हुए। आपको शायद ध्यान होगा, रोहतक में भी एक उसको मारा था यहाँ पे, एक जगदीश वो था मैकेनिक, उसके पास बैठा हुआ था, वो बलराज आया था अकेला। सब में तब ये थी कि छोटा सा लड़का आके गोली मार के चला गया, वो उसी ने मर्डर किया था। और महम के पास उसके कई मर्डर थे। वही केसेस हरियाणा में उसके उस टाइम 3 ही केस थे। उन केसेस के लिए मेरे को उन्होंने एंगेज किया था। 98 में बलराज की बेल कराई मैंने यहाँ से, रोहतक कोर्ट से। लेकिन उसके जो एंटीसीडेंट्स थे पुराने दिल्ली के, कोई 32 केसेस थे मर्डर के, वो वहाँ से वो ले आए और कैंसिलेशन लगा दी। यहाँ पे उस टाइम एडिशनल सेशन जज होते थे, जो बाद में जस्टिस बने, जस्टिस प्रीतम पाल, उन्होंने वो बेल कैंसिल कर दी कि नहीं, ये तो हार्डन्ड क्रिमिनल है, और ये तो, जबकि वो बाहर भी नहीं। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उसकी बेल अलाउ कर दी, वो बाहर आने के बाद इनका जो कृष्ण का और इनका था, तब तक ये दोनों अलग हो चुके थे। और बलराज ने कृष्ण के मामा थे शायद, काले नाम से, और उनका एक दोस्त था, उन दोनों का मर्डर कर दिया था। आपस में डिस्प्यूट टेरिटरी को लेके था कि ये मेरा इलाका, ये मेरा इलाका, ये यहाँ से। ऐसा भी कहते हैं कि 15 बीघा जमीन का भी कोई डिस्प्यूट, वो अलग चीज, पहले से चल रहा है। वो पहले, वो इसके पिताजी के, बलराज के पिताजी जो स्वरूप काणे थे, काणे, उनके उससे था। ये इनकी अलग थी। इनका कृष्ण का इनका डिस्प्यूट था ठेकेदारी, वो ये इलाके से, ये इलाका मेरा, ये इलाका मेरा, वो इससे डिस्प्यूट। वो कपिल के साथ था। वो मित्राऊ के अंदर ही 3 एकड़ के करीब कोई जमीन थी जिसके ऊपर डिस्प्यूटेड था, इसके पिताजी ने वो कब्जा, वो भी लैंड ग्रैबिंग वगैरह में थे। जी। और उसके साथ, कपिल के साथ इसका वो, तो 2 प्राउंड हो गई थी इसकी लड़ाई। एक तरफ तो कृष्ण हो गया, एक तरफ कपिल हो गया, और बाद में ये दोनों इकट्ठे हो गए, कपिल और कृष्ण। 98 में जब ये रिलीज हुआ अल्टीमेटली यहाँ से रोहतक कोर्ट से, इसकी जमानत हुई, ये गया, तो अपना दिल्ली के अंदर जो कंजहावड़ा मोड़ है, वहां पे इसको घेर के और चारों तरफ से कृष्ण के लोगों ने इस पे फायरिंग की, इसका मर्डर कर दिया जी। उस मर्डर के बाद अनूप जो है वो एक्टिव हो, मतलब जो गैंग जो बनाई थी, जो गैंग, जो बलराज का जो गैंग था, वो सारा का सारा अनूप ने संभाल। और अनूप ने इसके बदले लेने शुरू किए। कृष्ण के काफी लोगों को उसने मर्डर किया। अब उस मर्डर के दौरान रोहतक के लिए गैंगस्टर हैं, नरेश काड़ा, जो उस टाइम गैंगस्टर होता था जी, वो, उसकी यहाँ पे कुछ राइवलरीज थी। नरेश काड़ा को उन्होंने यूज किया, एक एमएलए थे, उनका मर्डर करने में दिल्ली में। और उसकी मदद के लिए यहाँ पे जो नरेश के खिलाफ एक केस था, देवेंद्र कोच मर्डर का, उसके अंदर एक विटनेस थे, सुभाष रुहिल। उनके मर्डर में अनूप, नरेश और विनोद दानी, एक इनका ही घर का था, बलराज वगैरह का, वो इसमें इन्वॉल्व थे। वो केस यहाँ रोहतक कोर्ट में चल रहा था, और ये तीनों पेशी पे उसमें आया करते थे। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं 2003 की, उस दिन फाइनल हियरिंग थी उस केस की, सजा सुनानी थी। अपने सेशन जज बाद में बने, वो एडिशनल सेशन जज मिस्टर विनोद जैन के पास ये केस था। तो जिस दिन आर्ग्यूमेंट हुई, रोहतक कोर्ट की टॉप फ्लोर पे कॉर्नर वाली अदालत थी, जहाँ पे यार सारी रैकी कर ली गई थी, कहाँ कौन खड़ा होगा, कौन नहीं होगा, सब कृष्ण के लोगों ने अपना सारा काम कर दिया। 2 दिन पहले, जिस दिन ये ऑर्डर सुनाना था, वो कोर्ट नीचे शिफ्ट हो गई, ग्राउंड फ्लोर पे। अब एक इसके अंदर बहुत खतरनाक चीज जो है वो ये हुई थी, जब भी अनूप की पेशी होती थी, जब दिल्ली पुलिस लेके आती थी, तो दिल्ली पुलिस एक स्पेशल गार्ड लेके आती थी। उसके अंदर 20-25 बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ आदमी होते थे। जब हरियाणा पुलिस लेके आती थी, तो हमारे यहाँ के डीएसपी की ड्यूटी कोर्ट में होती थी, एसएचओ सिविल लाइंस वहां मौजूद होता था, उसी एरिया में आती है अपनी स्पेशल गार्ड होती थी, और इनको लाने ले जाने के लिए भी एक स्पेशल गार्ड होती थी। उस दिन ये जब आर्ग्यूमेंट के बाद अनूप और दानी को तो भेज दिया गया सोनीपत जेल में जी, नरेश को भेज दिया गया जींद जेल। जब लेके आने थे, तो यहाँ एएसआई राम कुमार थे, एक बहुत ही सभ्य आदमी, जिसका एक
भगत कहते हैं जिसको, ऐसा डेड ऑनेस्ट कह डेड सकते हैं ऑनेस्ट जी, आदमी, हाँ। अपनी वो job को और लेके। 2 उसके साथ सिपाही, वो जुवेनाइल के मुलजिमों को लेने के लिए सोनीपत गए हुए थे। अब वो वहां पे जैसे ही पहुंचा है जुवेनाइल उसमें, तो उसके पास आदेश जाता है कि आप अनूप को और विनोद को और ले। जब जुवेनाइल को लेने कोई गारद जाती है तो उसके पास हथियार नहीं हो। अब उसने कहा कि जी मेरे पास ना कोई हथियार, ना कोई लेना ना देना, 2 गैंगस्टर इतने बड़े नामी। और हम 3 जने ले आए इसको। बोला कुछ नहीं, बीच में पार्टीशन कर लो और ले आओ। उसने फिर भी जेल से ही हथियार इशू कराए, अपनी रिवॉल्वर इशू कराई, उन दोनों की 303 कराई इशू, ले लिया। अब जहां मुझे जो बताते हैं बलराज के और जो एसोसिएट थे, जो बाद में भी मिलते रहे, वो कह रहे थे कि हमको पता लग गया था सर क्या कि वारदात ऐसी होनी। वारदात होगी उन्हें, लेकिन हमारे को ये शक था कि ये रास्ते में करें, क्योंकि गारद है नहीं रास्ते के अंदर हमला कर सकते, हमको नहीं पता था कोर्ट के अंदर कर। तो वो रोहतक ले आए यहाँ पे। 2 गाड़ियों में थे, एक गाड़ी में अनूप और विनोद दानी थे, एक में नरेश काड़ा था। 11:30 पौने 12 बजे की बात है। मेरे को नायब कोर्ट का मैसेज आया कि मलिक साहब सुनाएंगे अभी ऑर्डर, आ जाओ। मैं चैम्बर से निकला, वहां पहुंचा गाड़ियों के पास, तो अनूप नीचे उतरा हुआ था। मैं क्या बात नहीं, बोला एक बार पेशाब करने जाना है। मैं आवाज भी हो गई, तो ये पहले से आइडिया हो जाता है कोर्ट का क्या व्यू होगा, हमको था कि हाँ इसमें सजा सुनाएगी कोर्ट। तो मुझे विनोद दानी ने कहा कि जी इसको वापस दिल्ली भिजवा देना अनूप को। अनूप रिफॉर्म हो चुका था और उसमें बहुत बड़ा रोल था अपने किरण बेदी जी का। वो उस टाइम डायरेक्ट डीजी होती थी जेल्स की, तिहाड़ जेल उनके अंडर आती थी। उन्होंने इसको विपसना करवाया अनूप पहलवान को, और वो इतनी हद तक उसमें चला गया कि विपसना का अल्टीमेटली इंस्ट्रक्टर था वो वहां पे, और कैदियों को विपसना करवाता। तिहाड़ जेल मतलब एक गैंगस्टर है, वो विपसना करवाने लगा। विपसना करवाता था। वो एक तरह से रिफॉर्म हो गया था। तो उसने बोला जी ये तो बैठा ही हमको बता रहा है कि बैठा रहेगा, ये नाम ही काफी है। नाम ही काफी है। तो वो हंसने लग गया। अनूप ने बोला जी जिस दिन मेरी आ रही होगी उस दिन कौन रोक सकता है। ये कह के आपका ये कन्वर्सेशन ये लास्ट कन्वर्सेशन है हमारी। इतनी देर में नायब कोर्ट आया, उसने कहा कि जी आवाज होगी, साहब बुला। हम चले तो उसने कहा कि मैं एक बार टॉयलेट जाऊंगा। तो हम जैसे कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा एंटर करते हैं, सीढ़ियां आ जाती हैं और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जो टॉयलेट है वो बंद रहता है हमेशा। तो फर्स्ट फ्लोर पे बोला जी मैं अभी होकर आता हूँ। मैं उन सीढ़ियों से 2 कदम आगे गया हूँ, वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा है। इतनी देर में एकदम आवाज आई जैसे किसी ने टीन के ऊपर पत्थर मारा हो। तो मैंने मुड़ के देखा तो एक बहुत नॉन गैंगस्टर था यहाँ पे, सुंदर टिटोली का जी, दोनों हाथों में पिस्टल ली हुई, और दोनों हाथों में एक उसके साथ वो फायर कर रहा है। ऊपर से भी फायरिंग हो रही, मतलब सेकंड फ्लोर से भी और ग्राउंड फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर से, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही। तो सब खाली, कोई भी नहीं रहा वहां। मैं खड़ा रह गया। एक नरेश के पिताजी थे दीवान सिंह, वो वहां बैठे हुए थे, वो वहां बैठे रहे। मेरे सामने ही अनूप खून से लथपथ भागता हुआ है। उसको जिस हेड कांस्टेबल ने पकड़ रखा था वो वहीं गिर गया, उसको भी गोली लग गई थी। उसके पीछे पीछे राम कुमार एसआई भागता हुआ है। अनूप ने सामने जो उसको गोलियां चला रहे थे उनको पकड़ के नीचे फेंका। पहलवान था, अच्छी ताकत थी उसमें। उसके बाद 1-2 कोई मुंशी खड़े थे, उनको साइड पे फेंका उन्होंने, वो भी भाग गए उधर से एकदम। वो सीधा भागा और जिधर रिटायरिंग रूम्स हैं और सुप्रीडेंट का कमरा है वो उधर की तरफ चला। वहां अंदर घुसते ही वो लेफ्ट को मुड़ा, जहाँ पहला कमरा सुप्रीडेंट का है, और वो भाग के सुप्रीडेंट के कमरे के अंदर। ये सभी 8-9 आदमी भागते हुए उसके पीछे आए और गोली चलाते जा रहे थे। वो आगे आगे था, ये पीछे से फायर कर रहे थे। उधर राइट साइड पे जो आखिरी कमरा है वो हमारे सेशन जज का रिटायरिंग रूम, वहां उनका गनमैन खड़ा हुआ था जी। जब उसने फायरिंग देखी रहे ऐसे हो रहा है तो उसने वहां से फायर किया। तो एक उनमें से था, उसका मुझे नाम मुकेश, शायद उस मुकेश के मुंह पे गोली लगी। वो गिरा, गिरते ही इन्होंने देखा कि तो फायरिंग शुरू हो गई, वो भाग ली। उस वक्त वहां कोई पुलिस नहीं थी, मतलब सिर्फ ये 3 खाली था, बिल्कुल खाली। ये 3 आदमी जो लेके आए थे यही थे, जिनमें से एक तो गिर गया था वहीं पहले पेड़े पे। राम कुमार पीछे भाग रहा था इनके, और जो तीसरा था वो दुनाली से फायर करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने 303 से उससे फायर नहीं हो रहे, नहीं हुआ, किसी कोई फायर नहीं। उसने 1-2 फायर करने की कोशिश की, कोई फायर नहीं हुआ। वहां से जब ये भागे, पिछली तरफ की एक दीवार थी, वो तब तक छोटी थी, उसके नीचे एक पेड़ा सा बना हुआ था, उस पे से चढ़ के कूद रहे थे। तो कप्तान था वो, जैसे भागने लगा तो राम कुमार ने पीछे से फायर किया, उसके लगी गोली और भाग के उसने उसकी कौड़ी भर ली, उसको पकड़ लिया। इसने सुंदर ने वहां से बैठे बैठे भी राम कुमार की तरफ फायर किए, लेकिन वो मिस हो गए, वो निकल गया वहां से। ये दोनों को
इसको यहाँ पकड़ लिया कप्तान को, और एक जोगिंदर उर्फ गोला कहते थे उसको, वो और ये मुकेश, ये बाहर भागते हुए पुलिस ने उसी दिन वहां पकड़ लिया, सिल्ला बाईपास वहीं चौक पकड़ पे। लिए थे। ये सब होने के बाद मैं वहां खड़ा, मैंने आवाज दी काफी लोगों को कि भैया एक बार उठवा लो इसको यहाँ से। तब तक क्योंकि मैंने देखा अंदर जाके उसमें सांस थे, उसको 14 गोलियां लगी हुई थी, 14, लेकिन वो तब तक सांस ले रहा था। मैंने अपने मुंशी को फटाफट बुलाया, मैं गाड़ी लेकर बेटा भाग कर, वो गाड़ी लेके आया और कईयों को आवाज दी, कोई नहीं आया। कोई नहीं, नजदीक भी नहीं, गेट के पास खड़े थे, कोई नजदीक नहीं आए। तो इतनी देर में भीम रंगा, हमारे यहाँ एक एसआई होते थे जो बाद में इंस्पेक्टर भी बने जी। मैंने उनसे आवाज मारी, अरे मैं कहा भीम, नाम में कहा भीम है के? तो उसने बोला नहीं नहीं भाई साहब मैं आता हूँ। वो आया, उसने उठवा के मेरे साथ उसको गाड़ी में अनूप पहलवान अनूप, और साथ ही एक शिवचरण हेड कांस्टेबल था, उसके माथे पे छर्रे लगे हुए थे, खून काफी बह रहा था, उसको भी मैंने बैठाया और मैं और भीम लेके उसको भागे। वो जो एएसआई जिसको, जो हेड कांस्टेबल जिसको गोली लगी, उसकी रीढ़ में गोली लगी थी। बाद में रामनिवास हैं वो जो मैं बता रहा था, टोनी कहते हैं एडवोकेट, हाँ, वो अपनी गाड़ी में वो उसको लेके आए। आप ये देखिए, वहां पे इंजर्ड या डिसीज्ड को उठा के ले जाने के लिए ना कोई पुलिस थी, ना कोई गाड़ी थी, कोई भी नहीं था। हम 2 वकील उनको उठा के हम हॉस्पिटल पीजीआई में लेके गए। रास्ते में इसने दम तोड़ दिया, पीछे जो शिवचरण बैठा था उसने बताया, बोला जी इसके तो पूरे हो गए। फिर भी हम लेके गए, पीजीआई में लेके गए, वहाँ उसको डेड डिक्लेयर किया। ये जो हेड कांस्टेबल था ये अंडर ट्रीटमेंट रहा, लेकिन इसको स्पाइन में बहुत सीवियर इंजरी थी, 20 या 22 दिन के बाद उसकी भी डेथ हो। तो ये एक ऐसा वो था जिसमें बाद में एलिगेशंस भी बहुत आए। जो 2 आदमी वो ये पुलिस के जो वहां पे मौजूद थे, उनके हथियार साफ करवा दिए गए कि आपने गोली क्यों चलाई, किसी को लग जाती तो हथियार साफ करो, अपने राउंड पूरे करा दिए। बाद में उनको नौकरी से निकाल दिया, बुजदिल घोषित करके कि आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने तो बहादुरी का काम किया था, उन्होंने किया था, हिम्मत दिखाई। और वहां पे ना तो डीएसपी, ना एसएचओ, ना पुलिस सिक्योरिटी, ना स्पेशल सिक्योरिटी में मुलजिमों को, अनूप को वगैरह के इनको ले आया गया। बहुत से सवाल उठे। फिर बाद में केस चलाइए, केस चलने में काफ़ी लोगों को इसमें सज़ा हुई, 1-2 हाई कोर्ट से बरी हुए हैं, बाकी सबको सज़ा हुई इसके अंदर। और अब तो मेरे ख्याल से उस घटना के बाद ये गिरोह काफ़ी टूट गया। अनूप का एक मंजीत महाल इन्हीं के मित्राऊ का था, उसने टेक ओवर किया इसको। और एक वहीं उदयवीर था उसी इलाके का, उसकी भी कृष्ण से नहीं बनती थी, उसके साथ वो गठजोड़ हो गया उसका। उसने कृष्ण के ब्रदर जो भरत सिंह था, बाद में इलेक्शन भी लड़ा उसने, INLD की सपोर्ट से वहाँ पे वो इलेक्शन भी लड़ा, वो भी बना, उसका मर्डर उसने कर दिया था। उसके मर्डर के बाद कृष्ण के भी, क्योंकि भरते जो था उसकी काफ़ी बड़ी सपोर्ट रहती थी इसको, वो अकेला रहने का। फिर वहाँ से उनके ये दोनों गिरोह जो हैं, या आहिस्ता आहिस्ता सब सबड्यू हो गया, हाँ ये खत्म हो गया। उसके बाद नए लोग आते रहे, अब तो दूसरी तरह की वो हो गई हैं वारदातें सारी की सारी। तो मलिक साहब, इसमें जो दोनों गैंग की हम बात करें तो कितने के लोगों की इसमें हत्या हुई होगी? दोनों की, दोनों तरफ से मिला के अगर परिवारों की कहें तो कम से कम दोनों तरफ के परिवारों में 15-16 आदमी मारे गए। और इसके अलावा जो और हिट्स इन्होंने की, प्रोफेशनल किलिंग्स या वो कर लो, तो टोटल 30 के करीब इनके। मैं किसी सोशल मीडिया में किसी न्यूज़पेपर की एक कटिंग देख रहा था, उसमें तो कि भाई इन दोनों के बीच में जो गैंग वार हुई कम से कम भी 100 के आसपास जानने गई है। नहीं इतना नहीं है, वो उसने एग्जैजरेट कर दिया कि इनकी जो दोनों की राइवलरी शुरू हुई है, राइवलरी शुरू होने के बाद करीबन 20 से 30 के बीच में इनके वो हैं, जिसमें प्रोफेशनल हिट्स भी कह लो और परिवार की आपस में भी हिट्स कह लो इनकी। तो आज के टाइम पे हम बात करें तो अनूप जो पहलवान है, उनके जो गैंग परिवार का में उसका आज कौन संभालता है? उनके गैंग अब कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसके जो बच्चे थे वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसका भाई था संपूर्ण, उसने एक केस में वो आया था सामने, वो भी हट गया वहां से। उसके बाद उसका भी अब कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता, ना वो कोई गैंग चलाता। 2-3 और थे, जिनमें सतीश दूधा इसका मेन शूटर था, वो भी अब रिटायर्ड लाइफ, मतलब ठीक है, उसने अच्छा पैसा कमा रखा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, सौड़दे का था वो,
वो अपना अच्छे से वो रह रहा है, उसका कोई वो नहीं है। एक नरेंद्र था जौनती का, वो भी बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है, सारी चीज़ उसने भी वो ख़त्म कर चुका अपने, यहाँ कोई गैंगवारी नहीं, कोई किसी तरीके की नहीं। तो ऑलमोस्ट जो बचे हुए हैं वो सब अलग हट गए, अपनी अलग सब शांति से जीवन जी शांति रहे से हैं। अपना भी वो कर रहे हैं। अब उनका गैंग वॉर से या गैंग से किसी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं, सब अपने शराफत की जिंदगी जी रहे हैं। जो हो लिया खत्म हो लिया। अब दोनों गैंग्स के अंदर कृष्ण पहलवान भी शायद अब बिल्कुल इससे, कृष्ण पहलवान भी कहते हैं कि वो भी बाहर चला गया है, यहाँ यहाँ है नहीं वो भी। अब वो तो सच्चाई क्या है क्या नहीं है। उनकी वाइफ है जो, वो तो विधायक है हाँ जी नजफगढ़ से। जी। तो वो भी अब अपने, अब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सारे सारे ठंडे हो चुके हैं, इसका किसी तरीके का अब आगे नहीं है। अब तो नए ही गैंग्स आए हुए हैं, उनका वो है। ये इनका 2010 के करीब तक सारा ठंडा हो गया था। उसके बाद फिर इनकी तरफ से ना तो अनूप की तरफ से कोई रिटेलिएशन हुई है और ना ही कृष्ण की तरफ से कोई रिटेलिएशन, दोनों तरफ से खत्म हो चुका है। तो बताते हैं कि जो 2003 में जो रोहतक कोर्ट में जो फायरिंग की गई थी, उसके जो निशान है आज भी वहाँ पे जो खिड़कियां लगी है शीशों में लगे हुए हैं। शीशे के अंदर वो शीशा आज तक रिपेयर नहीं हुआ है, उसमें भी गोलियों के निशान है और सफ़ेदी हो जाती हैं, लेकिन वो जो गोलियां लगी हुई हैं वहाँ सीढ़ियों के अंदर वो आज भी दिखाई देती हैं। वहाँ पे सारी की सारी बिल्कुल क्लियर दिखती हैं कि हाँ यहाँ गोलियां लगी हुई थी। अंधाधुंध फायरिंग। मलिक साहब, जैसे जो ये वारदात हुई, आपने बताया कि वहाँ पे ना पुलिस थी, ना कोई वकील सामने आया, ना आम पब्लिक के बीच में किसी ने कोई प्रयास किया, तो क्या जो सिक्योरिटी का जो काम है वहाँ पे, जो सुरक्षा की बात है, जो पहले उस दिन जो देखने को मिली, उसके बाद से कोई सुरक्षा में कोई मजबूत काम किया गया पुलिस की तरफ से या कोर्ट की तरफ से? देखो जी, मैं आपको बताऊं, रोहतक कोर्ट आज भी सबसे ज्यादा असुरक्षित है, असुरक्षित है। आज भी हमारी कोर्ट ओपन टू इनविटेशन है कि कोई भी आओ वारदात करके चलो। ऐसा क्यों है? कोई उसकी बाउंड्री ही नहीं है, उसकी एंट्री कहीं से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पीछे की तरफ हॉल है, उस हॉल से ही ऊपर कोर्ट्स के अंदर एंट्री है। बैठा रखे हैं वहाँ लिफ्ट के पास, एक लेडी बैठी रहती है, एक आदमी बैठा रहता है। अब मैं काला कोट पहन के, मैं वकील नहीं हूँ, मैं काला कोट पहन के चला जाऊँ, अगले कोई पूछने वाला नहीं है। असला लेके जा सकते हैं आसानी से। काला कोट पहन रखा है तो मैं चाहे स्टेन गन ले जाऊँ, अगले मेरे को तो चेक नहीं करेंगे। ये मेरा बड़ा कोट है, इसके अंदर चाहे मैं अपना AK-47 छुपा ले जाऊं। हाँ, काला कोट होना चाहिए। कोई पूछता बैंड लगा रखा है, काला कोट पहन रखा है, चला जाऊं, कोई नहीं पूछेगा। हमने कई बार एक सवाल ये उठाया है कि कोर्ट के अंदर आई कार्ड्स कंपलसरी कर दो। बस सरकारी दफ्तरों में भी तो पहनते हैं, वकील अगर पहन लेंगे तो उसमें किसको शर्म की बात तो नहीं है। मुंशियों को भी आई कार्ड बाहर से इशू करवाओ और सेशन जज की उस पर स्टैंप लगवाओ। वो है, सिर्फ वही जाएगा, बाकी सबकी चेकिंग वो नहीं है। हमारे जो चैम्बर्स हैं वो खुले हैं, कोई आओ कोई जाओ, किसी का कहीं एक बाउंड्री होनी चाहिए, उसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप तो ये देखिए, रोहतक कोर्ट में भी बहुत सारे गैंगस्टर जो बाद में हुए हैं या क्रिमिनल जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे तो किसी भी टाइम कोई भी वारदात हो सकती है। अभी पीछे ये लोहार जो है यहाँ पे, ये कोर्ट से बाहर आ रहा था, इसके ऊपर ये नरेश काले के ही शायद भाई और उसके कोई ग्रुप ने फायरिंग की थी, जिसके अंदर एक दूसरे लड़के की डेथ हुई। हमारे एक वकील है मंजीत यादव, उसके हाथ पे गोली लगी। वो तो उस वक्त के हमारे जो सेशन जज थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, वो खुद गए, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में था वहाँ पे अपने PGI से डॉक्टर्स बुलवाए, क्योंकि उसकी यहाँ से जो वेन थी वो कट गई थी, इतनी सी गोली लगी। वो ट्रांसप्लांट करवाई यहाँ से, फिर उसको यहाँ से मेदांता भेजा। हमारी बार काउंसिल ने भी उसको फाइनेंशियल जितनी भी सपोर्ट कर सकते थे वो दी, सारी चीज़ की, तो वो भी वहीं हुई। अब बाहर आप एक गार्ड तो बैठा देते हो, 4 आदमी बैठे रहते हैं, वो वहाँ उनको ये नहीं पता कोई इधर गप मार रहा है कोई उधर गप मार रहा है, किसी का कोई वो नहीं है। कई बार ये मामला हो चुका हमारी कोर्ट कॉम्प्लेक्स से, ऐसे वक्त में जब CM आया हुआ था और कैनाल रेस्ट हाउस में वहां से सारी पुलिस लगी हुई थी। गैंगस्टर्स आए, एक आदमी को उठाया, पूरा कोर्ट का चक्कर काट के उठा के लेके गए, वहां एक सुमो के अंदर डाला और किडनैप करके ले गए। और बाद में ये जींद रोड के ऊपर कहीं कौन सा है, सामड़ गांव है कौन सा है, वहां पे जाके उसका मर्डर करके उसको मतलब कोर्ट से उसको उठा के ले किडनैप किया। जी, वो केस भी मेरे पास है, कंप्लेनेंट की तरफ से मैं ही लड़ रहा हूँ उस केस को। अब वो यहाँ से किडनैपिंग है, CCTV के अंदर वो है, और भागे भी इधर से जो अपना कैनाल रेस्ट हाउस है जहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, जहाँ पे CM के लिए तो वहाँ पूरी फोर्स खड़ी हुई थी, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं। तो एक ये हमारे यहाँ
एक स्पेशल ज़रूरत है कि एक तो बाउंड्री बने हमारे यहाँ, अंदर एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो, और कोई आके ये बैठ के समझाया जाए कि वकील भी भैया एक इंसान ही है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी लगा के चलेंगे तो उससे फायदा सभी का है। मैं भी अगर सिर्फ बैंड लगाना और एक टाई बांधने में कितनी देर लगती है, कोई भी बांध सकता है, कोई स्पेशल चीज तो है नहीं। पुलिस की वर्दी भी पहन पुलिस की वर्दी भी पहन लेते हैं लोग, तो यहाँ तो टाई और कोट पहन के तो कोई भी आ सकता है, काली टाई बांधी, ऊपर कोट पहना और आ गए आप। और आपको ये सिर्फ इसी चीज को देख के ना तो चैम्बर्स की तरफ से जाते हुए कोई रोकेगा आपको, ना मेन गेट से रोकेगा, ना लिफ्ट की तरफ से रोकेगा। हम देखेंगे तो जैसे बहुत सारी जो वारदात है या कोई किसी को टारगेट करना है, मर्डर करना है, तो कोर्ट परिसर के आसपास ही निशाना बनाया जाता है। ऐसी वारदातें सोनीपत में हो चुकी है और कई जिलों की कोर्ट्स में हो चुकी है, रोहतक में तो आपने बताया। अनफॉर्चुनेटली सोनीपत में जो मर्डर हुआ वो मेरे क्लाइंट का ही मर्डर हुआ था, उसके साथ भी इसी तरीके से हुआ था। तब सोनीपत कोर्ट खुली होती थी, लेकिन अब सोनीपत कोर्ट के चारों तरफ बहुत सिक्योर बाउंड्री बना रखी, दीवारों के ऊपर भी कांटेदार तार लगा रखी कि कोई जंप करके अंदर नहीं जा सकता, बाहर से निकल सकता। आज वहां भी सिक्योरिटी पूरी की हुई है, चैम्बर्स बाहर हैं, अंदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है सिक्योर है। अब थोड़ा सा फर्क इसलिए हो गया कि हमारे यहाँ अब मुल्जिमों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने लग गई। जो बड़े क्रिमिनल, बड़े क्रिमिनल्स हैं, या जो हाजिरी जो लगती हैं, जो चलान नहीं आया किसी का, उनकी रोज पहले तो हर 14 दिन के अंदर हाजिरी लगती थी, यहाँ भीड़ लगी रहती थी, अब वो सारी की सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाती है, तो उनका पेश होना बंद हो। अब वो पेश होना बंद हो गया तो इसलिए थोड़ा सा ये कंट्रोल्ड है। आज आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद कर दो, कल को बिल्कुल खुला है। अब तो और भी ज्यादा आप देखो ना, जो है इतनी भीड़ है वहां पे, पार्किंग की समस्या है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये नहीं पता, पता नहीं कितने लोग अंदर जा रहे हैं, पता नहीं कितने बाहर आ रहे हैं, उनमें से कौन सा काला कोट पहन के अंदर चलाया गया। रामपाल की जो पेशी होती थी यहाँ, वहाँ कई बार पकड़े हैं जी, वकीलों को पकड़ा है, उनको पीटा है वहां पे कि भाई तुम ये काले कोट पहन के कैसे कैसे आ गए, फर्जी वकील बन के पहुंच। तो आप किसको, ये आइडेंटिफिकेशन तभी हो सकती है जब आप एक आइडेंटिटी कार्ड जो हमारी बार एसोसिएशन से इशू हो, उस पे प्रधान के उनकी वो, ताकि कई जिम्मेवारी तो फिक्स कर सको आप कि हाँ भैया ये वकील था या नहीं था। कोई नकली बना के लेके आए, आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये, तो ये वो हर ऑफिस के अंदर आप सेक्रेटेरिएट में जाओ, कहीं चले जाओ, हर एक जगह आप, अरे ये तो एक बड़ी गर्व की बात है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का आपने एक टैग लगा रखा है, तो वो बहुत जरूरी है हमारे इसके लिए। तो दोस्तों आज हमने 23 साल पुराने केस के बारे में बातचीत की। बहुत ही चर्चित केस था ये, आपराधिक वारदात जो कोर्ट परिसर में हुई, अनूप पहलवान की हत्या की गई थी, उसके बारे में हमने एडवोकेट प्रदीप मलिक जी से काफ़ी गहनता से बातचीत की, क्योंकि ये उस वारदात के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो अब हम अगले बार किसी नई आपराधिक वारदात को लेकर मलिक साहब से बातचीत करेंगे और आपको हर बार एक नई कहानी, अपराध की कहानी जिसको लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी तक सुना है लेकिन उसकी हकीकत के बारे में नहीं पता है, तो हम ऐसी ही कहानियाँ, अपराध से जुड़ी कहानियाँ, अपराध से जुड़े बड़े बड़े केसेस के बारे में हम लगातार बातचीत करेंगे। मलिक साहब, आपने बहुत ही एक ऐसी वारदात के बारे में एक ताज़ा कर दी सभी बातें जो कि आज के युवाओं को पता नहीं, और वो जो पहले जो एक खौफ बना हुआ था गैंग, आज उसके बारे में बताया कि आज वो दोनों ही गैंग जो है वो शांति से जीवन जी रहे हैं, उनके परिवार के लोग जो हैं अब इस दुनिया से बिल्कुल अलग है। जी बिल्कुल। तो आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद।